नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल सारण अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने 10वीं कक्षा में दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें अपने 2.1 और 2.2 पूरी कर ली है। आज अपने 2.3, 2.4 और विविध प्रश्नमाला, इन तीनों में जो एक जैसे क्वेश्चन है, उन एक जैसे क्वेश्चनों में से मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करने हैं। अपने उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे और मेन जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड की दृष्टि से, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको श्योर करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो कीजिए। चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, एक ही बात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 कि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि जो ये अंडरूट होता है, इस अंडरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या कहाँ, अंडरूट में, तो वो पूरी संख्या एक क्या संख्या होती है, अपरिमेय संख्या बोलते हैं उसे, अपरिमेय संख्या। कि अंडरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो वो श्योर ही क्या, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब अपने ये पता है फिर भी √5, √3, √2, √7 ये जो सारी संख्या है वो अपरिमेय है। फिर भी इन जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है और ये जो √2 का क्वेश्चन है, √2 का और √5 का, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, तो इन पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ √5 कि सिद्ध करना है या दर्शाना पड़ जाए कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलते हैं अपने। तो इसमें क्या करेंगे, पहले अपने मान लेंगे √5 परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान के चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसे अपने भिन्न रूप में अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, या कोई ऐसे दो पूर्णांक मान सकते हैं कि वो उन पूर्णांकों को अपने ऐसे लिख सकें a/b या p/q, जहां ये जो नीचे वाले पूर्णांक है ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों ही कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो अपने √5 को परिमेय संख्या मानना है तो उसे अपने इस रूप में लिख सकते हैं a/b के रूप में। यहां जो ये पूर्णांक है a, b है, चाहे p है, चाहे q है, ये जो पूर्णांक है वो परस्पर क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे अपने कि तब क्या होगा कि तब जो √5 है उसके बराबर a/b मान लेंगे, यहां लिख देंगे माना, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। तो सह अभाज्य का मीन क्या है कि परस्पर वो उनमें एक दूसरे का भाग ना जाए। ऐसी दो संख्या जिनका एक दूसरे में भाग ना जाए वो परस्पर क्या होंगी, अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम। तो यहां क्या करेंगे कि तब मैं यहां से क्या करूंगा कि इनका तिरछा गुणा कर दूंगा। किस b का इस √5 के साथ गुणा करेंगे तो √5 × b और बराबर में क्या आएगा, a। अब यहां इसे मैं दूंगा समीकरण नंबर 1 और इसका क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा कि बोथ साइड वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, b² और √5 है इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो मैं आगे लिख रहा हूं 5b² बराबर यहां a², ये a², ये बन गया। यहां क्या किया है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तब ये प्राप्त हुआ। अब यहां 5
किसके गुणा में है, बी स्क्वायर के, तो उसे छोड़कर जो सामने पड़ा है उसे ये विभाजित करेगा कि 5 का ए स्क्वायर में भाग देने पर क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब कोई भी संख्या ऐसी हो जो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो वह उस संख्या को भी करेगी। जैसे अपने मान लेते हैं कि जो 3 है उस 3 का भाग जाता है 81 में, और 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग 81 है, उस 81 में 3 का भाग जाता है, तो इस 3 का 9 में भी जाएगा। ये क्या होता है कि ये अभाज्य संख्या के लिए होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या है ऐसी, अभाज्य मीन एक तो अभाज्य नहीं है, एक यूनिट नंबर है, तो 2 प्रथम अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 और 11 13, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर ये संख्याएं किसी दूसरी संख्या के वर्ग के को विभाजित करे तो उस संख्या को भी करेगी, ऐसा होता है। तो यहां 5 अभाज्य संख्या जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां इसे मैं क्या सुन डालूंगा, 2, ये समीकरण 2 मान ली। अब वापस क्या करेंगे कि जो ए है, जो यहां ए मानना था ए पूर्णांक, उसकी जगह मैं अन्य कोई पूर्णांक मान लूंगा कि पुनः माना ए बराबर 2c, यहां क्या है, अपने रूट 5 है तो 5c मानेंगे, 5c अन्य पूर्णांक है, c ये 5c और कुछ नहीं है। जहां c क्या है, जहां c एक पूर्णांक है, और कौन सा, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि आगे प्लस माइनस नहीं लगाना है, यानी धनात्मक, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो यहां a बराबर क्या है, 5c अन्य पूर्णांक मान लिया। ये जो मान है a का वो इस 1 में रख दूंगा मैं, ये मान 1 में रख देंगे और हल करेंगे उसे। तो तब ये समीकरण ये 1 है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से ये जो मान है वो 1 में रखेंगे, तो क्या बनेगा ये कि ये b रूट 5 और बराबर 1 की जगह रख दिया 5c, तो यहां आ गया 5c। अब जैसे यहां दोनों तरफ वर्ग किया था वैसे यहां दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वो मैं यहां लिख रहा हूं आगे कि क्या बन जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये b रूट 5 है तो b स्क्वायर इंटू 5 बन जाएगा, 5b स्क्वायर और बराबर क्या था 5c, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25c स्क्वायर बन जाएगा, 25c स्क्वायर। अब यहां ये 5 इस 25 को काट देगा तो ये बन गया 5c स्क्वायर, और यहां आपने क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तब ये बढ़ा, और यहां इस 5 ने इस 25 को 5 पर काट दिया तो ये बन गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहां 5c स्क्वायर के गुणा में और बराबर में क्या पड़ा है, b स्क्वायर, तो 5 किसे विभाजित करेगा कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है। तब जो 5 है वो b को भी विभाजित करेगा, ये लिख दिया करेगा, तो इसे समीकरण दे दी 3 नंबर। अब 2 नंबर में तो बात कही है कि 5a को विभाजित करेगा, और 3 नंबर में आता है कि 5b को विभाजित करता है, यानी 5b को भी करता है विभाजित और a को भी करता है। कहने का अर्थ है कि 5 का जो भाग है वो a में भी जाता है और b में भी जाता है, यानी इन दोनों संख्याओं की। तब समीकरण 2 व 3 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड
क्या है, गुणनखंड 5 है कि 2 और 3 से क्या है कि 5 का भाग ए में और बी में दोनों में जाता है, इसलिए 5 क्या है, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो परस्पर अभाज्य, ये सहअभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकती। तब यहां क्या लिखेंगे, तब इसलिए ए व बी सहअभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं होंगी, ये सहअभाज्य नहीं होंगी। अपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहां इनको मान के चले थे कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य यहां तो मान लिया और उसके हिसाब से चले, लास्ट में आके पता लगा कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है ही नहीं, ये सहअभाज्य नहीं है, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और ऐसे नहीं लिखा जा सकता तो √5 परिमेय नहीं है, उल्टा क्या होगी, इसका रिवर्स कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, पूर्व का विरोधाभास है। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः पूर्व में जो शुरू में कल्पना की थी वो असत्य है। अतः पूर्व में मानी गई कल्पना या ली गई कल्पना, मानी गई कल्पना असत्य है, वो असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर और सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज टाइप, थ्योरेटिकल टाइप है, ये कुछ नहीं इसमें थ्योरी है, बस थ्योरी आपको याद रखनी है। और थ्योरी ये कोई वैसे ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, इन चीज़ों का अपने पता होता है नॉर्मल, बस लिखना नहीं आता। तो लिखना कैसे है वो आप सामने देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या अपने सिद्ध करना था, तो उसे उसका रिवर्स मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय तो इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे समीकरण 1 डाल दिया और साथ में क्या कर दिया, इन दोनों का दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर जो 5 है वो a² को विभाजित करने लग गया कि 5 का b² में भाग दिया तभी तो b² आया। कि यहां से बट्टा में किसके जाएगा, ये 5 बट्टा में जाएगा a² के, इसलिए a² को विभाजित करेगा और क्या प्राप्त होगा, b²। तो यहाँ 5 a² को विभाजित करता है तब 5 a को भी करेगा, वही सेम यहाँ करना है कि a की जगह 5c मान लेंगे और इसमें रख के फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ वही सेम कंडीशन कि 5 को b के बट्टा में, b² के बट्टा में आता है 5, इसलिए b² को विभाजित करेगा, तो b² को करता है तो b को भी करेगा। अब 5 a व b दोनों को करेगा, इसलिए a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a और b जो सहअभाज्य मान के चले थे अपने, वो सहअभाज्य नहीं है, वो नहीं है तो पूर्व में जो कल्पना की थी वो असत्य होगी। अतः जो शुरू में क्या माना था कि परिमेय संख्या है √5, वो अपरिमेय संख्या होगी। ये यहां से सिद्ध हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपने क्वेश्चन करके आए हैं √5 अपरिमेय सिद्ध किया, वैसे ही आपको करना पड़ सकता है √2, √3 और √7 को अपरिमेय। तो जैसे मैंने 5 को सिद्ध किया था अपरिमेय, वैसे ही आप √2 और √3, √7 को कर सकते हैं। करना क्या होगा, जहां मैंने 5 रखा है वहां आप जो आप सिद्ध कर रहे हो, मान लो √2 को अपरिमेय सिद्ध कर रहे हो, तो जहां मैंने 5 लिखा है वहां आप 2 रखोगे, और जहां मैंने 5 का वर्ग 25 लिया है वहां 2 का वर्ग 4 रखोगे, और सेम लैंग्वेज वही रहेगी और आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये जितने भी थे इस प्रकार के कि रूट वाली कोई अपरिमेय संख्या है उसे सिद्ध करना कि अपरिमेय है क्या, तो उस टाइप के इस क्वेश्चन के अंदर ही आ गए सारे। और मैं उम्मीद करता हूं आप वो भी देखा देख से कर सकते हो। थ्योरी है, वो थ्योरी अगर आपके समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कोई भी है वो कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है 2.3 का, थर्ड क्वेश्चन है, वो मैं लेके चल रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है √p कि यदि p और q अभाज्य संख्याएं हैं, और तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। तो
P और Q के अभाज्य है। और मैंने अपनी क्लास जब शुरू में चली थी उस टाइम बताया था कि कोई अभाज्य कोई भी संख्या है वो अंडर के अंदर आती है तो वो पूरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसकी बात कर ली थी। अब यहाँ P और Q अभाज्य है, P और Q अभाज्य संख्या है, तो उनको अगर रूट में रखें कि इस पर क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है, रूट P प्लस रूट Q की अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना है। अब ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और अपरिमेय का योग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपने जानते हैं, पर थ्योरी इसकी कैसे लिखनी है वो प्रूव करना है। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे अपने अभी किया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही करना है। यहाँ क्या है, पहले उल्टा मानकर चलेंगे, रिवर्स मान के चलेंगे। अगर वो अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो अपने उसे परिमेय मानकर चलेंगे। अब यहाँ मान लेंगे कि माना रूट P अंडरूट P व अंडरूट Q, अंडरूट ऐसे मान लेते हैं, रूट बीच में क्या है, प्लस है क्वेश्चन में, तो ये रूट P प्लस रूट Q क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया उसका परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है रूट P प्लस रूट Q कि तब इसे क्या लिख सकते हैं कि रूट P प्लस रूट Q के इक्वल मैं क्या मान सकता हूं, A अपॉन B, जहां A व B क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक है। जो अभी क्वेश्चन किया था जस्ट जैसे उसे किया है वैसे इसे करेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ पहले तो क्या करेंगे, लिखेंगे, इसे सोल्व करना है थोड़ा सा। यहां वैसे सीधा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग भी करेंगे। वो करना कैसे है कि यहां मैं लिखूंगा रूट P, ये जो रूट P है उस तरफ ले जाऊंगा। यहां क्या बच गया, रूट Q, और ये A अपॉन B, और माइनस का हो गया ये रूट P उस तरफ गया, क्योंकि इन दोनों पर अंडरूट लगा हुआ है। जब भी दो संख्याओं का अंतर दिया हो, चाहे योगफल दिया हो, पर क्या लगाओ, अंडरूट लगाओ, और उनका योग हो चाहे अंतर हो। तो ऐसे अगर क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो तो उनमें से एक अंडरूट की संख्या को दूसरी तरफ लेके और फिर हल किया जाता है। अब यहाँ इसका एक ही हल निकलता है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ रूट Q है, इसका वर्ग कर दिया, तो एक बार तो मैं इसे लिख रहा हूं, वर्ग कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा दी। ऐसे यहाँ होल स्क्वायर बनेगी A अपॉन B माइनस रूट Q, ये P की होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग कर दिया तो रूट हट जाएगा, ये क्या बना Q, और इस तरफ होल पावर 2 खोल देंगे तो ये बनेगा A अपॉन B की स्क्वायर बनेगी, क्योंकि ये सिंगल है, ऊपर रूट नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। और फिर प्लस का ये रूट P की स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा P, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 2A भी होता है, तो माइनस का ये बन गया 2 रूट P इंटू A अपॉन B। अब यहाँ रूट सिर्फ इस पर है तो इस रूट वाली संख्या को अलग रखेंगे और बाकी सारी संख्या अलग कर देंगे। तो ये काम करने के लिए अपने क्या करेंगे, इस रूट P वाली संख्या को इस तरफ लेके आ रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगी 2 रूट P इंटू A अपॉन B, और ये जो संख्या है वो सेम रहेगी, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P, और ये जो Q है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस का Q। अब यहां से सिर्फ रूट P रखना है यहाँ, और कुछ नहीं रखना, तो जो मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो ऊपर जो नीचे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां बच गया रूट P बराबर में A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P माइनस Q, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ये जो 2A अपॉन B है वो दूसरी तरफ गया तो B अपॉन 2A बन के और मल्टीप्लाई में लग गया। यहां से इसका ये सॉल्यूशन निकला। अब सबको पता है रूट P, क्योंकि सिंस एक P क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का रूट क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। पर अपने यहाँ A और जो B
सहभाज्य पूर्णांक लेके चले थे, तो यहाँ ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये एक पूर्णांक संख्या है, यानी ये सारे पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पर ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये तो है अपरिमेय संख्या जो कि सामने है, और इसके जो सामने लिखा है वो एक परिमेय संख्या है, तो दोनों इक्वल थोड़ी हो सकते हैं। तो यहां विरोधाभास आ गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, सिंस, आगे क्या करना है कि इसके अंदर सिंस ए व बी सहभाज्य पूर्णांक है, ए व बी सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए जो ये पूरी ब्रैकेट की संख्या है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, ब्रैकेट बंद, और जो इनटू में है बी अपॉन 2a, बी बटे 2a, ये क्या है, पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या, लिख देंगे परिमेय है। परंतु इसके जो सामने लिखा है रूट पी, एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु रूट पी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः यह पूर्व, ये दोनों क्या है, विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है, लिख देंगे विरोधाभास है, एक दूसरे के विपरीत है, ये विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है कि एक आभास हुआ है विरोध होने का, इसलिए विरोधाभास है। अतः जो शुरू में संख्या थी रूट पी प्लस रूट क्यू, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कि जो शुरू में परिमेय मान के चले थे उस बात का तो विरोध हो गया यहाँ लास्ट में आके, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक भूल विधि होती है इस प्रकार की। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और 2.3 मैं उम्मीद करता हूँ ये थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले जो, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड में जो क्वेश्चन है वो इस तरह के है, 1/√2 √5 प्लस √7, ऐसे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अपरिमेय प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो यहां से ये उठा है, ये रूट पी और क्यू क्या अभाज्य है, इसलिए ये क्वेश्चन इसके मेल खाता है। तो जो एक जैसे है मेल खाने वाले क्वेश्चन, उनमें से मैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। और बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं आप इन्हें समझकर, इन्हें करके अच्छी तरह कंप्लीट, उसके बाद आप वो स्वयं करेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे दशमलव प्रसार की, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार है उनके बेसिस पर 2.4 और विविध प्रश्नमाला में बहुत सारे ढेरों के क्वेश्चन है। तो मैं उनकी बात करूंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के दशमलव प्रसार की बात करें तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती का हो, अशांत आवर्ती की, शांत का मीन क्या है कि जैसे दशमलव प्रसार 3.5 या 7, तो इस 7 पर आकर समाप्त हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो ये क्या है, दशमलव प्रसार है। जैसे 2.5 है तो ये भी एक क्या है, दशमलव प्रसार है, और 5 पर ये समाप्त हो गया तो ये एक शांत प्रसार है। अगर कोई प्रसार ऐसे हो जैसे 2.3737 ऐसे चलता जाए, डॉट डॉट लगाओ, तो इसका मीन क्या है, 37 की क्या है, यहाँ आवर्ती हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये चल रहा है।
तो ये अशांत भी है, रुक नहीं रहा, और आगे किसी न किसी अंक की, 2 की या 3 की, जितने भी अंक है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस प्रसार को अशांत आवृत्ति का प्रसार बोलेंगे। तो या तो शांत हो या अशांत आवृत्ति का हो, वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत आवृत्ति का। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो होता ही है, अशांत, कभी रुकता नहीं है, और साथ में क्या होती है? अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति। अशांत आप समझते हो, अशांत का मीन जब प्रसार दशमलव के बाद रुके ना, चलता जाए, डॉट डॉट लगाओ तो वो अशांत है। अनावृत्ति का मीन क्या है? कि अनावृत्ति का मतलब कि जैसे 2.4, अब 5, फिर 6, और कोई नंबर वापस 2 आ गया, 3 आ गया, यानी अब आगे पता ना चले कि एक तो ये रुक नहीं रहा, अशांत है। एक यहाँ अब आगे आइडिया नहीं लगा सकते कि अब आगे आएगा क्या, कि हर बार कोई न कोई अलग अंक आता है। अब की बार 7 आ गया, फिर 8, फिर कोई 2 आ गया वापस, फिर 4 आ गया, यानी कभी कुछ, कभी कोई अंक आता है, कभी कोई और, यानी आइडिया ना लगे, अंदाजा ना लगा सकें कि अब आगे आएगा क्या। एक तो रुक नहीं रहा और एक अनावृत्ति हो रही है, कि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए अनावृत्ति है। तो ये प्रसार होता है अपरिमेय संख्या का। तो ये प्रसार की बात कर ली कि परिमेय संख्या का शांत या अशांत आवर्ती का प्रसार होता है। एक अपरिमेय संख्या का प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। अब अपने इस शांत वाले टॉपिक पर बात करनी है कि प्रसार अगर शांत है तो अपने शांत प्रसार की किसी परिमेय संख्या की अपने व्याख्या कर सकते हैं, उसे देखकर, उसके हर को देखकर, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है उसे अपने भिन्न रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में। जैसे कि एक संख्या है 5, इस 5 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसके बट्टा में क्या लगा सकता हूं? 1 लगा सकता हूं, यानी इसे भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही कोई संख्या है 20/625, तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां 20 में 625 का भाग दूंगा तो कोई न कोई तो आंसर निकलेगा, वो क्या होगा? पॉइंटों में होगा। उस दशमलव प्रसार की मैं व्याख्या कर सकता हूं, वो दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती का प्रसार होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। तो यहां से अपने उस प्रसार को निकाल भी सकते हैं बिना भाग दिए। तो वो मेथड क्या है? बिना भाग देकर प्रसार निकालने का। और एक यहां व्याख्या कैसे कर सकते हैं? अब यहां यह भी पता लगा सकते हैं, बिना भाग दिए पता लगा सकते हैं कि इसका जो प्रसार आएगा वो शांत होगा कि अशांत। वो कैसे? कि जो बट्टा में जो हर है, उस हर के मैं क्या कर दूं? हर के अभाज्य गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड, जो अपने पिछले टॉपिक में किया था, पिछली प्रश्नावली में 2.2 में अभाज्य गुणनखंड किए थे। वैसे गुणनखंड करने किसके करने हैं? कि जो परिमेय संख्या जिसका अपने प्रसार पता लगा रहे हैं कि शांत है कि अशांत, उसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 625 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये क्या होगा? कि 25 × 25 होता है 625, और 25 क्या होता है? 5 की पावर 2, तो 625 को 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है। ये अभाज्य गुणनखंड है 625 के। अब अगर संख्या ऐसे है 5 की पावर 4, तो इसके इंटू में मैं क्या लगा सकता हूं? 2 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 4 है, उसके गुणा में 1 तो है ही पहले से। तो एक क्या होता है? किसी भी अंक, तो क्यों ना वो अंक 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मीन 1 होता है, और 1 5 के गुणा में है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 0, 5 की पावर 4। जब ऐसा कुछ आ जाए प्रसार, वो कि प्रसार नहीं, अभाज्य गुणनखंड करें और वो इस रूप में आ जाए, ये कौन सा रूप है? घातांक रूप है। अभाज्य गुणनखंड का घातीय रूप है, पावर रूप में लिखा है इसे। वो अगर ऐसे बन जाए 2 और 5 की घातें बन जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहां से एक थ्योरम क्या है, वो थ्योरम बता देता हूं मैं। अब जो मैं करवा रहा हूं वो आपको नोट करके स्टार लगा के लिखना है कि यदि
यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप में हो, गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n, जहां m व n शून्येतर पूर्णांक है, शून्येतर पूर्णांक है के, यहां ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हों तो दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा, शांत होगा, अन्यथा नहीं। ये आपको नोट करना है कि क्या है कि परिमेय संख्या के जो हर है उस हर के जो अभाज्य अपने गुणनखंड करें वो गुणनखंड इस रूप के 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप के हो तो दी गई जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत प्रसार होगा, शांत होगा। यानी यहां से अपने हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको देखकर उसके जो प्रसार है परिमेय संख्या का उसकी अपने व्याख्या कर सकते हैं। और जहां m और n क्या होने चाहिए, ये सॉरी शून्येतर नहीं है, ऋणेतर, ऋणेतर पूर्णांक होंगे, शून्येतर नहीं ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब ऋण ना हो, यानी ऋणात्मक संख्या ना हो और चाहे धनात्मक है चाहे शून्य, वो दोनों ही चलेगी। ऋणेतर नहीं चलेगा कि वो m और n यहां माइनस ना लगाओ। कहने का इतना मीन है कि m और n ऋणेतर यानी माइनस की संख्या ना हो, तो इस रूप का हो जाए उस अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है उसका जो हर है उसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वो इस रूप के हो जाए तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अन्यथा नहीं, शांत नहीं होगा प्रसार। तो यहां से एक क्वेश्चन 2.4 में पहला क्वेश्चन ये है कि उसमें बहुत सारी संख्याएं दी है और कहा है कि इनके दशमलव प्रसार बताइए शांत है अथवा नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तो अपने जितनी भी वहां संख्या है उनमें से प्रत्येक संख्या का जो हर है उस हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर वो प्रसार देखेंगे इस रूप का है या नहीं है। अगर हुआ तो शांत होगा और नहीं हुआ ऐसा तो अशांत होगा। तो वहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चन है और अपने काफी टाइम हो गया तो अपने मैं उसमें से एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो 2.4 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, देखिए सामने संख्या 13/3125, 13/3125 के जो, यानी इसमें बताना है प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो मैं सीधा सा इसे लिख रहा हूं कि जो 13/3125 यहां इसका हर कितना है वही सेम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर कितना है 3125, तो मैं यहां लिखूंगा हर के, यहां साइड में आप वैसे कर सकते हो, तो बाकी जो 3125 है उसे घात रूप में लिखना है। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 13/3125 है वो 625 × 5, 625 को अगर 5 से गुणा करें तब आता है 3125, और 625 को अपने अभी लिखा था 5 की पावर 4, तो इस 3125 को क्या लिखूंगा 5 की पावर 5 कि 5 की पावर 5 को अपने सोल्व करते हैं कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 3125 ही आएगा। तो अब यहां ये अपने रूप बनाना है, इसका ये रूप होना चाहिए। तो यहां 5 की पावर तो 5 आ गई, पर इंटू में 2 की पावर नहीं है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 तो है, तो उस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 13/2 की पावर 0 × 5 की पावर
5, क्योंकि 2 की पावर 0 है उसका मीन ये एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और ये जो रूप बना है वो ये है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, और m और n ऋणात्मक पूर्णांक देख लो, 0 है चाहे 5 है, दोनों ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक और ये शून्य पूर्णांक है, तो इसलिए ऋणात्मक भी नहीं है और ये रूप बन गया। इसलिए इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहां मैं यही बात वापस लिखूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि सिंस हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार शांत है, इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ इतना ही कहा है कि वो प्रसार बता दीजिए शांत है या अशांत, तो अपने प्रसार बता दिया ये क्या है, शांत है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना है कि शांत या अशांत, तो इसका उत्तर कितना निकला, शांत। अब क्वेश्चन को आगे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, जो इस 2.4 जो प्रश्नमाला है इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहेगा आपसे कि निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार बताइए शांत है अथवा अशांत। यदि शांत है तो ज्ञात भी कीजिए, और ज्ञात भी कैसे करना है, बिना भाग दिए ज्ञात करना है। यहां आपको भाग नहीं देना, इस 13 में 3125 का भाग नहीं देना, और आपको प्रसार ज्ञात भी करना है। तो यहां क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए, तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूं कि यहां प्रसार शांत हुआ तो कितना है प्रसार वो निकालना। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूं। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां से क्वेश्चन को दोबारा उठाएंगे। 13/5 की पावर 5 है, तो यहां जो गुणा में 2 की पावर 0 लगाया है, तो यहां 0 ना लगाकर मैं क्या लगाऊंगा कि जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की बना लेंगे, और 2 की पावर 5 बनाने के लिए नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये एक भिन्न है अंश और हर, तो किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, पर शर्त क्या होगी, आपको अंश में हर दोनों में एक जैसा कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अंश को 2 से गुणा करते हो तो हर को भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और ये भिन्न में कोई फर्क ना पड़े, उसकी जो वैल्यू है वो घटे या बढ़े ना। इसलिए एक नियम होता है कि कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, परंतु शर्त क्या है, जो आप अंश के साथ करोगे वही आप हर के साथ करोगे, शर्त होती है। तो यहीं से मैं आगे उठाऊंगा क्वेश्चन को। तो इसे दोबारा लिख रहा हूं पुनः, 13/31 जो 25 है, इस 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे होंगे, 13/5 की पावर 5, यहां ये अभाज्य गुणनखंड किए थे 3125 के, तो 5 की पावर 5 है, इतनी पावर मैं 2 की बनाऊंगा, गुणा में लगा दिया 2 की पावर 5, ये नीचे हर के गुणा में लगाया 2 की पावर 5, तो इतना ही आपको कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर अंश में 2 की पावर 5। अब ये वापस कट जाएंगे पर काटना नहीं है, ये लगाया है ऐसे। अब इसे हल करेंगे, यानी यहां क्वेश्चन कहेगा कि बिना भाग दिए आपको ज्ञात करना है। उसने कहा कि भाग नहीं देना, तो अपने गुणा तो कर सकते हैं, ये तो छूट है अपने पास, तो अपने गुणा ही किए, ये गुणा कर दिया। अब ऊपर 2 की पावर 5 होता है 32, तो 13 इंटू ये बन गया 32, और बट्टा में क्या बनेगा, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यानी कि 2 5 10 की पावर 5 बन जाएगी। जब घातें एक जैसी हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, तो यहां आधारों का गुणा हो गया, और क्या बना, 2 5 10, उसकी पावर कितनी होगी, 5 होगी। अब नीचे 10 की पावर 5 और ऊपर वालों का गुणा कर देंगे 13 को 32 से, तो मैं यहां 32 को 13 से कर रहा हूं, 32 दिया होता है 96, अंसल 9, फिर 32 से कम 32 और 9 कितने हो गए, 41,
तो ये ऊपर तो बन गया गुणा 416 बन गया 416 और नीचे 10 की पावर 5 है। अब नीचे जब 10 की पावर 5 है यानी कि आप डायरेक्ट ऊपर पॉइंट लगा सकते हो, भाग नहीं देना, सिर्फ पॉइंट लगाना है और कितने अंक छोड़ के लगाऊंगा जितनी पावर है। तो ऊपर 5 अंक छोड़ कर पॉइंट लगाएंगे, 1 छोड़ा 6, फिर 1, फिर 4, तो 3 तो है अपने पास छोड़ने के लिए और कुछ है नहीं। तो यहां मैं अपनी तरफ से 0 लगाकर 5 अंक पूरे कर दूंगा। ये 5 अंक पूरे हुए और यहां डॉट लगा देंगे, ये पॉइंट लग गया और उसके बाद 1 0 अपनी तरफ से और लगा दें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है 0.0 दशमलव की कोई संख्या है उसे 0 दशमलव लिखा जाता है कि 2.5 को तो 5 ही लिखते हो, पर 0.5 को 0 ये 0.5 नहीं लिखते, 0.5 0.5 लिखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ ऐसे करना है, जब नीचे 10 की पावर 5 आई तो 5 अंक छोड़े, 3 थे, 2 अपनी तरफ से 0 लगाए, 5 किए पूरे और पॉइंट लगा दिया और उससे पहले एक 0 लगा दी। तो ये इसका दशमलव प्रसार है जो कि 6 पर जाकर समाप्त हो गया, इसलिए शांत है। तो शांत का पहले ही अपने प्रसार जो हर के अभाज्य गुणनखंड थे उनका रूप देकर बता दिया था कि प्रसार शांत है। शांत है तो कितना हुआ वो प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात कर दिया। तो इस अब मैं मानता हूं कि 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहां तक प्रसार शांत है या नहीं, यहां तक है वो, और सेकंड क्वेश्चन में कहेगा शांत है तो ज्ञात कीजिए, तो वो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं अब ये मानता हूं कि 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, पहला और दूसरा दोनों इसमें आ चुके हैं। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा, कोई भी जो अच्छा सा हो, टफ हो, वो कराऊंगा मैं, और बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं वैसे ही कि 49/500, ये 2.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। तो इससे में क्या ज्ञात करना है कि वो कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए शांत है अथवा नहीं। यदि शांत है तो आप ज्ञात कीजिए। तो अपने कैसे करेंगे, यहां जो बट्टा में है हर 500 उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 49/500 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5 तो 5 ही है, इंटू क्या है 100, और 100 क्या होता है, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 इंटू हर के अभाज्य गुणनखंड करने, वैसे आप कर सकते हो यहां ऐसे इस तरह 500 के कि पहले 2 से डिवाइड किया, यह है 250, फिर 2 से 125 और फिर 125 को 5 से 25 और फिर 5 से 5। तो इस रूप में आप लिख सकते हो। मैं वही लिखने का प्रयास कर रहा था यहाँ। तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 और 5 की पावर 3, क्योंकि जो 500 है वो 125 चौका 125 124 जा होते हैं 500। तो यहाँ क्या करेंगे, 125 का अपने पता है 5 की पावर 3 होती है, और इंटू 4 तो 4 होता है 2 की पावर 2। तो यहां आगे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, ये 5 पर और जाएगा तो इंटू 5, यानी 5 2 गुणा 2 2 बार आएगा, 5 3 बार, और इसे हटा रहा हूं मैं। अब आगे क्या बनेगा, 49 जो ये 2 बार आया तो 2 की पावर 2, और 5 3 बार है तो 5 की पावर 3। यहां ये जो दशमलव ये हर के जो है अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 और 5 की फॉर्म में है, और पावर उनकी क्या है, ऋण संख्या नहीं है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है। तो यहां लिखेंगे सिंस हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर ये m 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
और शांत होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कितना होगा ज्ञात कीजिए और किससे बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना है आपको। तो यहां मैं क्या करूंगा, इसे दोबारा उठाऊंगा कि तब कि 49 जो 500 था उसे उस रूप में लिख लें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब यहां घातें बराबर करनी है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो मैं यहां 2 की पावर जो कम है उसे बढ़ाया जा सकता है, जो बढ़ा हुआ है पहले से ज्यादा है उसे कम नहीं किया जा सकता। तो यहां पावर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नीचे 2 से इंटू किया तो ये 2 की पावर 1 से इंटू कर दिया तो 2 क्या है, ये 2 की पावर 1 है, तो ये टोटल होगी 2 की पावर 3 बराबर होगी 5 की पावर 3 के। वैसे ही यहां नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी किससे गुणा होगा, 2 से हो जाएगा। अब ऊपर तो गुणा कर दिया 49 को 2 से तो यह बन गया 98, 49 दूनी कितना होता है 98 होता है। और नीचे क्या बना है 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3, ये बराबर होगी पावर। फिर आगे और करेंगे तो 98 बटे ये बना 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, घातें एक जैसी है तो धारों का क्या हो जाएगा गुणा, तो यहां 5 दूनी 10 की पावर कितनी बन गई 3 बन गई। अब 10 की पावर 3 है तो कितने अंक छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा, 3 अंक छोड़कर, क्योंकि घात कितनी है 3 है। तो अब क्या करेंगे, तो 8 को छोड़ दिया, फिर 9 को छोड़ा और तीसरा अंक नहीं है छोड़ने के लिए, 0 अपनी तरफ से लगाना है और दशमलव लगा दिया और फिर 1 0 अपनी तरफ से, तो ये इसका दशमलव प्रसार है और बिना भाग दिए अपने ज्ञात भी कर लिया। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और शांत है अशांत वो बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब अपने आगे बढ़ेंगे, अपने क्या क्या कर लिया, 2.3 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और जो मोस्ट थे वो मैंने करवा भी दिए। ऐसे 2.4 में अपने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड में 2 नंबर का आता है, तो ये भी अपने डिस्कस कर लिया कि कैसे करना है। अगर वो शांत या अशांत का पूछ रहा है तो यहां तक करना है, और शांत हो तो आगे भी प्रसार ज्ञात कीजिए तो यहां तक करना है, तो ये भी अपने डिस्कस कर लिया। अब 2.4 में आगे बढ़ेंगे और 2.4 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन और विविध में कई क्वेश्चन है उनके जैसे हैं, तो मैं जो उन दोनों को मिलाकर देखूंगा कि मोस्ट कौन सा है, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि करना एक ही जैसे है। जैसे 2.4 में करेंगे वैसे ही सेम ये जो विविध प्रश्नमाला है वहां भी अगर क्वेश्चन आता है तो वैसे ही करेंगे। तो उनमें से जो मोस्ट होगा वो मैं कराऊंगा, बाकी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नोट करके रख लेना आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने पूरा ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अपने उसे पढ़ेंगे और उन तीनों में से मैं तीनों का ही बता दूंगा कि आपको करना कैसे होगा, क्योंकि आपको स्वयं ही करना है। उनमें से जो मोस्ट है वो मैं करवाऊंगा। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन कि क्या है क्वेश्चन कि नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या अप्रिमेय है या नहीं। यानी कि प्रसार देख के आपको बताना है कि जो प्रसार है, प्रसार देखकर बताना है कि संख्या प्रिमेय है या अप्रिमेय संख्या, ये आपको प्रसार देखकर बताना होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि है प्रिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप टिप्पणी कीजिए। यानी अभी जो अपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हर के अभाज्य गुणनखंड करके जो उसके प्रसार की टिप्पणी की थी कि शांत होगा कि अशांत, वही सेम क्वेश्चन है यहां। अगर यहां आपको पता चल जाए कि दी गई संख्या प्रिमेय है या अप्रिमेय, तो उसका प्रसार मैंने पहले भी बताया था, प्रिमेय संख्या जो होती है उसका प्रसार क्या होता है, शांत अथवा अशांत आवर्ती का प्रसार होता है, और जो अप्रिमेय संख्या होती है उसका प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। अनवसानी अनावर्ती की कभी आगे अपने कल्पना ना कर सकें, अंदाजा ना लगा सकें कि अब प्रसार में आगे क्या आएगा, और रुक भी ना रहा हो, डॉट डॉट लगा हो, आगे चलता जा रहा है, तो वो अप्रिमेय संख्या होगी। तो यहां जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.120
फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 40, ऐसे चलता जा रहा है आगे। तो यहां अब अपने ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि अब आगे आएगा क्या, आगे क्या आएगा 1 2 फिर 5 0, फिर उसके बाद 1 2 और फिर 6 0। तो यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं, पर क्या ये प्रसार आवर्ती का है क्या? तो यहाँ किसी भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही, किसी भी अंक की आवर्ती नहीं है। ये 1 2 की आवर्ती नहीं है। बीच में देखो जीरो कितने हैं, पहले 2 0 थे, 1 0 था, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, हर बार 1 0 बढ़ता जा रहा है। तो किसी की आवर्ती नहीं हो रही, तो ये अन्वसानी अनावर्ती है। तो ये किसका प्रसार है? अप्रिमेय संख्या का। तो ये जो संख्या है अप्रिमेय है। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखकर सीधा लिखोगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो अन्वसानी अनावर्ती का है, इसलिए यह अप्रिमेय संख्या है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 43 यानी 43.12 से लेकर 9 तक है। तो 9 पर जाकर समाप्त हो गया। समाप्त होते ही वो क्या हुआ? शांत है प्रसार। शांत प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन लिखोगे और लिखोगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। अपने मेन जो देखना है इसमें थर्ड क्वेश्चन देखना है, क्योंकि उस पर बार लगी हुई है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 27.142857। इसकी क्या है? बार है ऊपर। इस बार का मीन क्या है कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपने ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन है। 27.142857। इसका क्या है? ऊपर बार लगी हुई है। बार का मीन पुनरावृत्ति, यानी इतने अंकों की पुनरावृत्ति है। 14 28 57 इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति है। वापस यही लिखा जाएगा आगे 14 28 57, फिर आगे 14 28 57, ऐसे पुनरावृत्ति है। तो इसलिए इस पर बार लगाकर सीधा ही लिख दिया कि ये क्या है? दशमलव प्रसार है, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो अब इसे पहले तो अपने हल करेंगे। यहां से सीधा नहीं बता सकते कि ये अन्वसानी अनावर्ती है क्या है। तो पहले मैं यहां से डायरेक्ट, मुझे वैसे पता लग रहा है, शायद आपको भी पता लग रहा है कि इसका प्रसार जो है वो अशांत है और इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अशांत आवर्ती का है। और मैंने लिखवा भी दिया है कि अशांत आवर्ती का प्रसार हो तो वो परिमेय संख्या होती है। तो यहां यही नहीं लिख देंगे, पहले इस बार को हटाना पड़ेगा। और बार को हटाने के लिए जैसे आपने 9th में क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको इसे आगे हल करना है। तो आगे इसे हल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां इसे मान लेंगे कि माना ये जो संख्या दी है वो x है, और इसे समीकरण दे देंगे 1 नंबर। ये x है पूरी संख्या और समीकरण क्या है? 1 दे दी। अब इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति है? 6 अंकों की। तो उतनी ही 10 की पावर से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहां 6 अंकों की पुनरावृत्ति है, इसलिए 10 की पावर 6 से समीकरण 1 को गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 साइड है तो दोनों तरफ 10 की पावर 6 से गुणा हो जाएगा। अब कैसे करेंगे कि यहां 10 की पावर 6 से गुणा हो गया इंटू एक्स बराबर यहां 10 की पावर 6 से गुणा कर दिया और गुणा में 27 अब ये बार हटाऊंगा तो कैसे लिखेंगे? 14 28 57 और फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा 14 28 57 और बार ना लगाकर आप डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यही अंक इतने दोबारा चलते जाएंगे। तो अब इसे 10 की पावर 6 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर करूंगा तो 10 की पावर 6, तो ये पॉइंट कितने अंक बाद चला जाएगा? 6 अंक बाद। तो यहां लिखेंगे 27, फिर ये पॉइंट आ गया यहाँ 14 28 57 और ये पॉइंट आगे 6 अंक आगे चला गया इस 10 की पावर 6 के कारण, और फिर आगे 14 28 57 और इसे डॉट डॉट ना लगाकर, क्योंकि अब यही लगाना है आगे, आप डॉट डॉट भी लगा सकते हो, इसे भी दोबारा लिख सकते हो और इस पर बार भी लगा सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति है, जैसे मर्जी लिखें। अब यहां क्या करना है? इसे आपको x बनाना है। इस पूरी को तो नहीं बना सकते, पर इससे x ये रूप बनाने के लिए इसमें से क्या करूंगा मैं? 27 अलग करूंगा, क्योंकि 27 दशमलव और ये इतने अंकों की बार, ये बार तो पड़ी है यहाँ,
कमी क्या है 27 की, तो वो इसमें से अलग कर देंगे। तो क्या आएगा 27, 14, 28 और 57 में से 27 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 7, तो वो निकल गया और 20 और निकालना है तो 30 और प्लस लगा के लिखे देंगे 27 कि 27.14, 28, 57 इसकी बार कर दी, यानी इस संख्या पूरी का योगफल इसके बराबर है। तो इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से एक भाग को क्या बना दिया, वो x बना दिया और यहाँ ये चलता जाएगा 10 की पावर 6 इंटू एक्स, 10 की पावर 6 इंटू एक्स। वापस ये लिख लिया 10 की पावर 6 गुणा x बराबर क्या है 27, 14, 28, 30 और ये जो आपने x बनाया है वो यहाँ x रखने के लिए बनाया, तो प्लस में क्या आ गया x आ गया। अब इस x को उठा के इस तरफ ले आऊंगा तो 10 की पावर 6 है ये, 10 की पावर 6 का मीन क्या होता है 10 लाख। उस 10 लाख में से पहले ये x घट जाएगा, 10 लाख x में से एक x घटाएंगे तो कितने बच गए वहां, तो यहां पहले मैं ऐसे लिखूंगा 10 की पावर 6 x माइनस x बराबर यही लिख देंगे 27, 14, 28, 30। अब ये घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये 10 लाख है, 10 लाख में से एक घटता है तो कितना बचता है, 10 लाख में से घटाना है तो 9,99,999 बच जाएगा। तो इसे लिखेंगे 9,99,999 यानी कितने 9 है ये 6 है, 9,99,999 इतना रह गया और इंटू क्या है x और बराबर में क्या है 27, 14, 28 और 30। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है तो x के जो गुणा में है वो बट्टा में चला जाएगा, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं कि x बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा 27, 14, 28, 30 और वो जो गुणा में था ये 9,99,999 ये बट्टा में आ जाएगा, तो 9,99,999 तो ये x का मान है, ये क्या है x का मान है। तो यहां वहां जाकर अब उसके दशमलव प्रसार की अपने बात करनी है। अब इसके दशमलव प्रसार की व्याख्या करनी है यहाँ कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, किस रूप का है। तो अब आगे सिंस हर के अभाज्य गुणनखंड, ये जो हर है, हर कितना है 9,99,999, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, घबराना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड इतने टफ नहीं है इसके, बहुत ही बिल्कुल ही आसान है। क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, तो लिख रहा हूं ऐसे 3 इंटू 3 इंटू और 6 1 है ये 1,11,111 और इंटू में गया 3 इंटू 3, 3 गुणा 3 तो ये तो गया 9 और ये 1,11,111 है, इसे 9 से करेंगे तो यही बनेगा। तो अपने तो दशमलव प्रसार अभाज्य गुणनखंड करने हैं, कर दिए, इतने ही होंगे। ये पूरी संख्या एक अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं जाएगा इसमें, 1,11,000 में इसमें किसी के भाग नहीं जाएगा, तो इसे इतना ही लिखना है। यानी अपने जो प्रसार शुरू में बता रहे थे 2 की पावर m 5 की पावर n, उसका पता लगाना है कि ये कैसा है। तो यहां गुणा में 3 आ गया जो कि 2 की पावर m 5 की पावर n में कहीं नहीं था, तो यहीं से पता लग रहा है कि सिंस हर के अभाज्य गुणनखंड ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, क्योंकि गुणा में 3 आ रहा है ना, यहां एक ही बहुत था कि यहां अलग आप 9 कर लेते, सिर्फ 9 तो भी हो जाता है ये, और 9 को और मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया 3 इंटू 3, तो यहां ये रूप नहीं बना। यहां सिर्फ क्या होना था 2 की पावर, यानी 2 की पावर बनती कुछ ना कुछ और 5 की बनती, या अकेले स्वयं 2 की या 5 की अलग अलग बनती और कोई संख्या ना होती, तब इसका प्रसार क्या होता शांत होता। अब यहां अलग है ये,
यहाँ कोई और संख्या इनके अलावा 2 और 5 के अलावा आ गई, इसलिए इस रूप का तो नहीं है और नहीं है, तब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इस शांत का तो अपने पहले ही पता था, यहां पुनरावृत्ति हो रही है तो अशांत प्रसार है, तो यहां शांत नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ये जो अपने शुरू में पता था अशांत है, तो वहां आप ये इतना करवाने का औचित्य क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां बोर्ड में लिख सको इतना, क्योंकि यहाँ जो आप बात जानते हो वही बात आपको प्रूव करनी है और लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज बनाकर प्रूव करनी है। ऐसे नहीं करना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये डाल के और वहां डायरेक्ट लिख दो कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, सामने दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, पूरा करना है आपको। और ये भी संभव नहीं है कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी के साथ चले जाओ और एग्जामिनर को वो जब ये क्वेश्चन आए तो आप उसे बताओ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं है, क्यों नहीं है। तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है इसका, आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो अपने अब क्वेश्चन ले रहे हैं वो विविध से है, विविध प्रश्न वाला है, उसका 12वां क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करना है देखते हैं क्वेश्चन कि सरल कर बताइए कि जो संख्या है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इस संख्या को अपने सरल करके बताना है। तो संख्या क्या है, पहले तो लिखूंगा मैं 2√45 फिर प्लस 3√20 बट्टे 2√5। इस संख्या, अब यहां से देखने से पता नहीं लग रहा कि यह संख्या क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय। पहले इसे सरल करेंगे, सरल रूप में बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि यह परिमेय है या अपरिमेय। अब देखते हैं आगे कि यहां परमेयकरण भी कर सकते हैं, पर परमेयकरण इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 2 रूट के अंदर 45 लिखा है, इस 45 क्या होता है 5 × 9, 5 निम्न 45 होते हैं। तो उसे क्या लिख देंगे अंदर 5 × 9, 5 × 9 लिख दिया, फिर प्लस 3 और √20 होता है 4 × 5, तो इसे लिख दिया 4 × 5 और बट्टा में क्या है 2√5। अब यहां मैं क्या करूंगा आगे कि ये जो अंदर 9 है, इस 9 का तो रूट वर्गमूल निकल जाएगा 3, 5 का नहीं निकलता, तो 3 निकल गया, तो बाहर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6√5। तो बाहर देखिए क्या किया है, इस 9 को उठा के बाहर लिखा है। जब 9 है अंडर से बाहर आए तो कितना बना 3, उस 3 का 2 से किया तो बाहर तो हो गया 6 और √5 नहीं निकलता तो अंदर पड़े। फिर आगे ऐसे ही सेम इस 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 बना और 2 को 3 से किया तो 6 और अंदर क्या रह गया 5 रूट का और बट्टे में क्या 2√5 है। अब इसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या 6√5 और 6√5 टोटल हो गए 12√5, 12√5 बन गया और बट्टा में क्या है 2√5 है। अब √5 से √5 क्या हो गया कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल हो गया और 12 में 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या बन गया 6। यानी जो ये संख्या इतनी बड़ी दी थी ये हल करने पर क्या मिली 6, और 6 पर ना तो रूट लगा और 6 एक क्या है सम संख्या है और परिमेय संख्या है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः अब इसका दशमलव प्रसार भी नहीं है। दशमलव प्रसार अगर लगाना चाहे तो ये लगेगा 0.0। तो दशमलव प्रसार देख के भी बता सकते हैं और सीधी संख्या देख के बता सकते हैं, बट्टा में 1 लगा सकता हूं तो ये क्या बनेगी, बननी क्या है परिमेय संख्या ही बननी है। तो यहां अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो यूक्लिड प्रमेय से है कि वैसे तो सारे क्वेश्चन यूक्लिड से हो रहे हैं, लगभग 90% क्वेश्चन यूक्लिड से हो रहे हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन है कि मैंने जो 2.1 में आपको करवाए थे कि वास्तविक संख्याओं पर अप्लाई कर कर उनका कोई न कोई रूप कि घन इस रूप का होता है या 8q+1 ऐसे क्वेश्चन अपने किए थे, वैसे अब क्वेश्चन आएंगे वो उस तरह के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये उनके जैसे ही हैं और आप कर सकते हैं। तो मैं अब यहां नहीं रुकूंगा, आगे चल रहा हूं। आगे जो क्वेश्चन जो मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से वो मैं करवा रहा हूं। आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5,7 प्राप्त हो। 5,7 प्राप्त हो, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी आपको एक वर्ड मिला, एक शब्द मिल गया जो मैंने टेबल बनवाई थी कि क्वेश्चन में शब्द क्या हूं। तो अब बड़ी से बड़ी का मीन आप क्या ज्ञात करोगे, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे बड़ी से बड़ी के लिए, HCF ज्ञात करना है और जो संख्या दे रखी है उन्हीं का करना है। परंतु एक शर्त और है क्वेश्चन में, वो क्या है कि जब उस संख्या जो अपने ज्ञात करेंगे उसका इन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेष फल बचता है 5,7, ये शेष फल बचते हैं। तो मैं यहां क्या करूंगा, पहले ही जो शेष फल बचाना है वो पहले ही घटा दूंगा। तो यहां क्या करेंगे कि दी गई संख्याएं क्रमशः 2053 व 967 है और क्रमांगत शेष फल क्या क्या शेष फल बचाने हैं, 5,7 है कि उस संख्या का जो अपने ज्ञात करेंगे HCF फाइंड करेंगे उसका अगर 2053 में भाग दें तो 5 बचना चाहिए, इसमें भाग दें 967 में तो 7 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पहले ही घटा दूंगा कि तब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, HCF किसका, 2053 माइनस इसमें 5 घटा दिया क्योंकि इसमें भाग देने पर 5 बचाना चाहिए, 5 बचना चाहिए शेष फल, तो वो 5 मैंने घटा दिया इसमें से, कोमा इसमें भाग देने पर क्या बचना चाहिए 7। तो इन दोनों का वो क्या होगी, HCF होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2053 माइनस 5 और 967 माइनस 7 का क्या होगी, HCF होगी। अब इनका ये HCF ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, HCF ऑफ ये 5 घटाएंगे तो 2048 कोमा ये 7 घटाऊंगा तो 960, यानी आपको ये क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है कि इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। अब यहाँ ए बजाय लगाओ चाहे यूक्लिड लगाओ, तो मैं यहाँ यूक्लिड प्रमेय से कर रहा हूं कि तब यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड लगा रहा हूं तो जो बड़ी संख्या है कि सिंस 2048 यहां लिख रहा हूं, सिंस 2048 बड़ा है 960 से, तो जो छोटा है उससे भाग दे देंगे, तो 2048 लिख लिया और 960 से इसमें भाग दे दिया, तो भाग ये कितने पर जाएगा, 2 पर, क्योंकि 900 दूनी 1800 इसके आसपास पहुंच जाएगा, तो 2 पर गया और कितना आ गया, 960 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बना 1920, क्योंकि 96 दूनी ये 900 दूनी 1800 और 60 दूनी 120, टोटल होगी 1920। अब 1920 को इसमें से घटा के शेष फल यहां लिख देंगे, तो 1920 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेष फल 128 बचना चाहिए,
128, 1920 घटाया मैंने, तो ये 8 बच गया, ये 2 और ये आंसर ले ली, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, ये शेष बल बच गया 128। अब 960 को आगे लेंगे और 128 का इसमें भाग देंगे। अब 960 है, ये 128 है, तो लगभग ये मान सकते हो 120 है। अब 120 तो 12 8 96 होता है, तो ये लगभग 8 या 7 पर जाएगा। तो पहले मैं चेक करता हूँ 7 से, तो ये 12 7 84, गुणा करना है, किसी भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 128 को 7 से कर दिया तो 12 7 84 और 7 8 56, तो ये बन गया 896। 896, 128 को 7 से गुणा कर दिया, 128 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 896। अब 896 यानी कि 7 पर ही जाएगा, अगर 8 से दिया तो ज़्यादा चला जाएगा, 896 तो आएंगे, तो 128, तो ये 7 पर ही जाएगा। अब 896 को 960 में से घटा देंगे, वो शेष पर यहाँ लिखूंगा। तो 896 घटाना है, इसमें से क्या बचेगा, ये 4 फिर 6 64 रह जाएगा, सिर्फ 64। अब 128 को आगे ले आएंगे और किसका भाग देंगे, 128 आगे आ गया, भाग किसका देना है अब 64 का। 64 दूनी होता है 128, रिमाइंडर कितना रह गया 0। जब रिमाइंडर 0 बच गया तो भागफल कितना है, कितने पर भाग गया, भाजक कितना है, भाजक 64 है, तो ये क्या होगा HCF। अतः HCF किसका 2048,960 का कितना हुआ 64, कि 64 इनका क्या है HCF है, यानी कि 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग दें तो क्रमशः ये शेष बल बचेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है, इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्गाकार कोई बरामदा है जिसके अंदर फर्श में टाइलें लगवानी है, और टाइलें भी कैसे लगानी है, वर्गाकार। यहाँ अपने पास जो बरामदा है उसका जो फर्श है उस फर्श की लंबाई और चौड़ाई वो दी हुई है, आयताकार बरामदा है, तो आयत में क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो वो दोनों ही अपने पास है। और जो वर्गाकार टाइल लगानी है उसकी विमा भी अपने पास है। तो यहाँ शर्त क्या है कि टाइलों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अब टाइलों की संख्या न्यूनतम कब होगी, जब उन टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। कि तो क्वेश्चन का भावार्थ क्या निकल रहा है, अधिकतम का निकल रहा है, क्योंकि आप अधिकतम लेके चलोगे क्षेत्रफल को तो टाइल अपने आप कम लगेगी। जैसे मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण की तरह समझा रहा हूं कि ये एक बरामदा है, बरामदे का फर्श है ये, उस फर्श के अंदर अगर मैं 1 स्क्वायर वर्ग यानी 1 मीटर स्क्वायर मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ऐसी टाइलें लगवाता हूं, इसके अंदर 1 वर्ग मीटर की है सारी, 1 वर्ग मीटर की है, तो कितनी टाइलें लगेंगी, ये कितनी टाइलें हैं इस बरामदे में, 1 वर्ग मीटर की टाइलें लगाई तो ये कितनी टाइलें लगेंगी, तो 2 और 2 4 2 6 और 5 30, टोटल कितनी टाइलें लगी 30। अगर उनका क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर का है, तो कितनी टाइलें लगी, टोटल 30 टाइलें लगी। अब अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दूं, मैंने 2x2 की टाइलें ले ली, 2x2 की टाइलें यानी 2 मीटर चौड़ी 2 मीटर लंबी, 2x2 की टाइलें, तो ये कितनी लगेंगी, तो स्पष्ट पता लग रहा है यहाँ कितनी टाइल होगी 2x2 की। ये जो टाइलें हैं वो तो है पूरी, और ये है उनकी आधी आधी टाइलें,
तो टाइलों की संख्या कम होगी। ये 1 2 और 3 टोटल 6 और ये आधी आधी है तो ये 1 1 यानी आधी आधी मिलके 1 बन गई। तो 6 ऊपर थी, ये 7 और ये 7.5। टोटल कितनी टाइल लगी? 7.5। कहाँ 30 तीर, कहाँ 7.5। अगर और संख्या न्यूनतम करनी हो कि और भी कम लगे तो मैं इनका क्षेत्रफल और बड़ा कर दूंगा। यानी कहने का मीन क्या है, मुझे इतना ही समझाना है कि टाइलें जब न्यूनतम, टाइलों की संख्या न्यूनतम कब होगी? जब टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा? अधिकतम होगा। अब उस बरामदे की जो लंबाई चौड़ाई है वो फिक्स है। बरामदे का जो फर्श है वो 18 मीटर 72 सेमी लंबा है और 18 मीटर 20 सेमी चौड़ा है, तो वो तो उतना ही रहेगा, उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते कि भाई टाइलें कम लगानी है आप बरामदा छोटा कर दो, ऐसा नहीं होगा। उसकी लंबाई बीमा उतनी रहेगी। अपने हाथ में है सिर्फ टाइल लेके आना, ये अपने हाथ में। तो टाइल बड़ी से बड़ी लेकर आएंगे तो वो कम लगेगी। बस इतना ही समझाना है मुझे। अब अपने क्वेश्चन करते हैं, यहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे। अधिकतम क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल अधिकतम करना है। क्या ज्ञात करेंगे? अधिकतम के लिए मैंने चार्ट बनवाया था, क्या ज्ञात करेंगे? HCF। तो उनका मैं HCF निकालूंगा। तो चलते हैं। तो यहां लिखेंगे आयताकार जो बरामदा है, बरामदा, तो मैं यहां लिख रहा हूं बरामदे के फर्श की लंबाई कितनी है? 18 मीटर 72 सेमी। अब इसे या तो पूरी को सेमी बदल देंगे या पूरा ही मीटर में ले लेंगे, परंतु पूरा ही मीटर ले लिया तो 18.72 मीटर होगा। और पॉइंटों में कोई संख्या आ जाए तो आप उसका HCF LCM निकाल सकते हैं, पर ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए अपने 18 मीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं तो 18 मीटर में 1800, टोटल कितने बन गए? पूरे टोटल सेमी 1800 प्लस 72, यानी कुल मिला के क्या बन जाएगा? 1872 सेमी। ये लंबाई है बरामदे के फर्श की। ऐसे ही बरामदे, उसी आयताकार बरामदे के फर्श की चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी है? 13 मीटर 20 सेमी, 13 मीटर 20 सेमी। तो ये 1300 सेमी हो गया और प्लस 20 कर देंगे तो 1320 सेमी, ये चौड़ाई है उसकी। अब इन दोनों का मैं अधिकतम ज्ञात करना है, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल अधिकतम करना है। अधिकतम कब होगा? जब इनका HCF निकालेंगे तब। 1872 व 1320 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करेंगे। अब वो ज्ञात करने के लिए आपके पास दो विधि हैं, गुणनखंड और दूसरी है यूक्लिड। तो आप दोनों में से जो मर्जी लगा दो। तो मैं यहाँ यूक्लिड लगाऊंगा क्योंकि पहले भी मैंने यूक्लिड लगाई है। क्योंकि गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड करके वो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। अगर उसका जो क्वेश्चन आया बोर्ड में तो आप आसानी से कर दोगे। यहाँ अपने जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे यूक्लिड से करने का तो वो ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि यूक्लिड मोस्ट है और आएगी, श्योर है 100%। इसलिए मैं यूक्लिड लगा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि आप बार बार देखो उसे और बार बार करो तो यूक्लिड अच्छी तरह सीख जाओ, वहाँ कोई गलती ना हो। मैं यूक्लिड लगा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा कौन है पहले ये बता दिया, 1872 बड़ा है 1320 से। अब 1872 लिख लिया और भाग दे दिया 1320 का, और कितने पर जाएगा? 1 पर ही जाएगा, और शेषफल क्या होगा वो लिख देंगे। तो घटा के लिख रहा हूँ, ये 2, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर 8 में से 3 गए 5, और फिर 1 में से 1, यानी शेषफल क्या बचा? 552। अब 1320 को आगे ले आएंगे और भाग देंगे 552 का। ये कितने पर जाएगा? अगर 2 पर दिया तो ये 1000, 500 दूनी 1000, तो लगभग 1100, तो ये 2 पर ही जाएगा। तो 2 पर दिया तो 552 दूनी कितने हो गए? ये 500 दूनी तो 1000 और 52 दूनी 104, टोटल हो गए 1104।
और 1104 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 216। 204 घटाना है, 20 में से 4 गया 16 और 1300 में 1100 गए 200, तो टोटल 216। अब 552 को आगे लेंगे और अब 216 का भाग देंगे इसमें, ये कितने पर जाएगा, लगभग ये 250 मान लेते हैं, तो 2 पर ही जाएगा। तो 216 दूनी हो गए 432, और 432 इसमें से घटाऊंगा तो शेष पल क्या बचेगा, 32 घटाना है, तो ये बच गया 32 घटाना है तो ये 30, 0 और 5 में से 3 गया 2 और 1, यानी कितना बच गया 120। अब ऐसे ही 216 आगे लेंगे तो मैं यहां कर रहा हूं, एक स्टेप तो और आ जाएगा, तो ये 216 भाग दिया 120 से, कितने पर गया 2 पर, क्योंकि 120 दूनी 240, तो 1 पर ही जाएगा, ये 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर गया और शेष पल कितना बच गया, घटा देंगे 2 120 इसमें से, तो पहले 100 घटा दिए 116 में से फिर 20 घटा दिए तो कितने रह गए 96, 100 ये सीधे 96 बच गए। अब 120 को आगे लेंगे और भाग किसका देंगे 96 से, और कितने पर जाएगा 96 में भाग ये 1 पर ही जाएगा, 1 पर गया और शेष पल कितना बच जाएगा 96, जब घटाऊंगा इसमें से तो 10 में 6 गए 4 और 11 में से 9 गए 2, 24 बच गए। अब 96 आगे आ जाएगा और 24 का भाग देंगे तो 24 चौके 24 5 120, तो 24 चौके 96 होते हैं, 4 पर जाएगा, तो ये बच गया 0 शेष पल। जब 0 बचा तो भाग किससे पूरा गया 24 से, तो HCF क्या होगा कि HCF ये 1872 का और 1320 का कितना हो गया 24, यानी एक जो टाइल है, एक टाइल का अधिकतम यानी उसकी जो विम है, वर्गाकार टाइल है, वो वर्गाकार टाइल है, इसलिए 24 ही उसकी लंबाई होगी और 24 ही उसकी चौड़ाई होगी, यानी वर्ग की भुजा होती है, तो उस टाइल की भुजा होगी 24 क्या होगी 24 वर्ग नहीं है, ये 24 सीधा सेमी में है, क्योंकि यहाँ अपने सारा सेमी में लिया तो ये सेमी में है, तो यहाँ लिखेंगे एक टाइल का, अतः एक वर्गाकार टाइल की विमा कितनी होगी 24 सेमी। एक जो वर्गाकार टाइल है उसकी विमा 24 सेमी है। अब मैं आगे कर रहा हूं, ज्ञात क्या करना था, अपने टाइलों की संख्या ज्ञात करनी थी, टाइलों की संख्या। जो बरामदा है उसकी अपने विमा पता है 1872 और 1320 उसकी चौड़ाई है। अब क्षेत्रफल तो वो पता है बरामदे का इतना ही रहेगा, इन दोनों का गुणा, क्योंकि आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वो उसका क्षेत्रफल है। और उस क्षेत्रफल में जो टाइल लगानी है उसकी विमा भी अपने अब पता चल गई कितनी है 24 है। अब उस 24 उस वर्गाकार टाइल की विमा है 24, तो उसका क्षेत्रफल 24 इंटू 24 576 हो जाएगा, तो उससे भाग देंगे, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां, अतः टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो इन दोनों का यानी उस बरामदे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहां 1872 गुणा 1320, ये तो हो गया क्षेत्रफल बरामदे का। और जो एक टाइल है उसकी विमा 24 है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24 इंटू 24। यहां आकर गलती मत कर देना, एक दो बार मुझसे भी हुई है, हो जाती है गलती। यहाँ 24 सीधा 24 से भाग मत देना, क्योंकि वर्गाकार की ये क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ विमा भुजा ही है। तो भुजा जब वर्ग की 24 है तो उसका क्षेत्रफल 24 गुणा भुजा होता है, तो यहाँ भुजा गुणा भुजा लगाना है। तो अब भाग दे देंगे, तो इसे मैं अगर 24 से भाग दूं तो क्या बनेगा ये, अब इनको काटना है, काटेंगे तो क्या करेंगे, इस 24 का इसमें भाग दूंगा तो 24 7 होता है 168, 24 7 है 168, और शेष बल बच गया 168 घटाना है तो ये 19 और ऊपर से 2 आ गया तो 192, और 24 8 होते हैं 192। और फिर ऐसे ही इसमें 24 का भाग देंगे तो 24 5 120, 24 5 120
20 और बच गए 12 और 0 उतार लिया 120 वापस, तो 24 पंजा 120। अब 78 और 55 का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, गुणा करते हैं तो 5 8 40 का 0 असल 4 और फिर 5 7 35 और असल कितनी थी 4 थी, 35 और 4 हो गए 39 और 8 पंजे 40, 39 और 40 हो गए 79, असल गई फिर 7 और फिर 7 पंजा 35 और 7 होते हैं 42, टोटल कितनी टाइलें आ गई 4290 टाइलें। तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी इतनी टाइलें लगेंगी उस जो बरामदा है आयताकार उसके फर्श में। तो देखिए आगे, आप अपने आगे बाद में बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज अपने इतना ही करेंगे, अब अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बहुपद, और उसे अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे ये जैसे ये अपने चैप्टर की है। अब इस चैप्टर दूसरे में मैंने जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं और जितने भी आसान क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए हैं, जो टफ है वो आपको करने हैं। और ये क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, अपनी बुक में से देख के आपको क्वेश्चन करने हैं और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपने आगे बढ़ते रहेंगे और एक अच्छे प्रयास के साथ, और ये हमेशा प्रयास चलता रहेगा अपना ये प्रयास किस दिशा में है कि गणित में अव्वल लाना है और 100 में से 100 अर्जित करने अपने। तो चलते रहेंगे, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आप भी पीछे मत हटिए और मुझे वापस रिप्लाई कीजिए 200% का। अगर मैंने खुद का स्वयं का 100% दे रहा हूँ मैं, तो आप मुझे 200% दीजिए ताकि टोटल रिजल्ट अपना अच्छा हो। मैं ये नहीं चाहता कि गणित में 100 में से 100 आए, मैं चाहता हूँ गणित में 100 में से 101 नंबर आए, ये अपना टारगेट है। क्योंकि कड़ी मेहनत करेंगे तो ये भी अपने कोई ज़्यादा इस लक्ष्य से अपने ज़्यादा दूर नहीं है, अपने कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, अभी नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का लिखा है वो उसे दबाइए और लाइक जो अंगूठे का निशान है उसे भी दबाना है, ऊपर वाले को दबाना है, कहीं आप नीचे वाले को दबा दो ऊपर वाले को। और साथ में क्या करना है, जो तीर का निशान है इसे, उस तीर के निशान को दबाकर इसे शेयर भी करना है अपने मित्रों को, ताकि उनको पता लगे। क्योंकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाना है और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।